हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ गौरव शर्मा और आप सबका वेलकम करता हूं मैं आज के वन शॉट में। आज का जो वन शॉट होने वाला है दैट इज़ ऑन चैप्टर मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग पार्ट है आपके 12th क्लास के बोर्ड सिलेबस का। और मैट्रिसेस की नॉलेज आपको डिटर्मिनेंट में भी काम आएगी। तो वी कैन से मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट एक कंबाइंड टॉपिक है, बट आज की क्लास में हम सिर्फ मैट्रिसेस टॉपिक लेने वाले हैं। डिटर्मिनेंट वी विल टेक इन सम अनदर सेशन। तो आज का सेशन हमारा रहने वाला है वन शॉट ऑन मैट्रिसेस। और जैसा कि आपको पता है बाकी वन शॉट्स हमारे चैनल के ऊपर पड़े हैं, यू कैन गो थ्रू दोज ऑल्सो। और वन बाय वन हम सभी वन शॉट्स को कवर करने वाले हैं। अच्छी वेटेज है मैट्रिसेस की, स्कोरिंग चैप्टर है, बट फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कभी भी इजी टॉपिक जो होता है, देखो बोर्ड की एक अच्छी कहानी रहती है कि जो भी इजी चैप्टर्स हैं उसमें से ट्रिकी क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं बोर्ड वाले, है ना। और जो डिफ़िकल्ट चैप्टर है उसमें से वो नॉर्मली क्वेश्चन इजी दे देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इजी चैप्टर हर बच्चा अच्छे से कर कर आया है। तो इन दैट दे कैन गिव सम ट्रिक। और हम 2-3 सालों के पैटर्न में देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में, कि मैट्रिक डिटरमिनेंट में से हर बार कुछ ना कुछ ट्रिकी पूछा जाता है एग्जाम में। तो खैर आपको डरने वाली बात नहीं है, जो भी हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं, अगर वो एंड तक आप हमारे साथ सारे सेशन को अटेंड कर रहे हो, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन साथ साथ समझ रहे हो, समझ के इनफैक्ट मैं तो कहूँगा लिख रहे हो, कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस इज द ओनली की टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगर आप बार बार ये कर रहे हो, क्वेश्चंस को इन सभी टाइप्स को अच्छे से समझ रहे हो, तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। हम सभी टॉपिक सभी क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जा सकते हैं मैट्रिसेस के ऊपर, वो सभी कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और बिना कुछ देर किए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो आज के सेशन में सबसे पहली कहानी जो आती है, सबसे पहला टॉपिक दैट इज मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स में आपको सिंपल सी बात ये समझा सकता हूं, मैट्रिक्स इज बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, बहुत आसान भाषा में मैं ये कह सकता हूँ दैट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे ये मैं मैट्रिक्स कह देता हूँ 1 2 3 2 1 2 2 2 7। ये एक मैंने एक मैट्रिक्स फ्रेम कर दी है, कुछ एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर दिया रेक्टेंगुलर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसका, हॉरिजॉन्टल दीज आर कॉल्ड रोज, एंड दीज वर्टिकल वंस आर कॉल्ड कॉलम्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली, ऑर्डर हम m बाय n ऐसे डिनोट करते हैं। वी कैन से m बाय n, दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स, एंड n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। पहले आपको रोज लिखनी है, बाद में कॉलम लिखने हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, इसमें जितनी रोज है उतनी कॉलम है। कुछ भी बन सकता है, ऑर्डर किसी भी तरह से आप अरेंज कर सकते हो। मान लो मैं ऐसा कह दूं 1 2 3 2 1 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, रोज कितनी है, 2 रोज है, और कॉलम 3 कॉलम। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है उसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, और बाद वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज हॉरिजॉन्टल वाली होंगी, कॉलम वर्टिकल। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, बहुत सिंपल सी बात है। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, और उसका ऑर्डर m बाय n, m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मैं कह दूं एक मैट्रिक्स है आपके पास 7 इंटू 5 ऑर्डर की, तो आप मुझे बता सकते हो 7 इंटू 5 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 7 रोज होंगी, और कॉलम कितने होंगे, 5 कॉलम्स होंगे। और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहूँ तो इनका प्रोडक्ट कर लो, वी कैन से 35 एलिमेंट्स। तो उस मैट्रिक्स के अंदर 35 एलिमेंट्स है। अगर 10 इंटू 11 की मैट्रिक्स है तो उसमें 110 एलिमेंट्स है। तो व्हेन वी टेक प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस विल गिव अस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में पहले नंबर ऑफ रोज, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स, उनका प्रोडक्ट आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मैट्रिक्स में, ये हमारे पास आ जाता है। क्लियर है ये बात, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इन अ मैट्रिक्स A -270 513, हमें इसका ऑर्डर लिखना है, बहुत सिंपल सी बात है। तो पहले आप ये देख लो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, हॉरिजॉन्टल रोज होती है, ये ध्यान रखना है आपने। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2/3। पहले रोज लिखेंगे, बाद में कॉलम लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 इंटू 3 अगर इसका ऑर्डर है, इफ आई मल्टीप्लाई देम 6 एलिमेंट्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
And how can we calculate number of elements? If I take product of the order of matrix, that will give us the number of elements in a matrix. बहुत सिंपल बात है, कुछ भी बड़ी डील नहीं है. मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर होता है m बाई n, m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को. दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो हमारे पास आ जाएंगे. ठीक है, चलो. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, और दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक मैट्रिक्स के अंदर. तो देखो, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. Now this is how we can represent any element in a matrix. या आप ये कह लो किसी भी एलिमेंट को मैं Aij ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ. Aij वो एलिमेंट है जो ith रो में है और jth कॉलम में. गॉट इट? तो मतलब जब हम Aij लिख रहे हैं तो ये एक उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ith रो में होगा और jth कॉलम में होगा. I यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट करता है, j कॉलम को रिप्रेजेंट. जैसे मान लो लेट्स से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस एलिमेंट को A13, मैंने A13 ही क्यों लिखा? क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है. इस एलिमेंट को A33 क्यों लिखा? थर्ड रो थर्ड कॉलम. A21 क्यों लिखा है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सो बेसिकली कोई भी एलिमेंट है Aij एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है जो ith रो में होगा और jth कॉलम में होगा. ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको कह देता हूँ किसी मैट्रिक्स के अंदर A57 कोई एलिमेंट है. आप मुझे A57 से ये बता सकते हो कि ये कौन सी रो के अंदर होगा. तो दिस विल बी इन फिफ्थ रो, है ना, फिफ्थ रो में होगा. और कॉलम कौन सा होगा? सेवंथ कॉलम. गॉट इट? तो A57 एक ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैट्रिक्स की फिफ्थ रो में होगा और सेवंथ कॉलम में होगा. तो सिंपल सी बात है, किसी भी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं तो उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर Aij एक ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है विच इज इन द ith रो एंड jth कॉलम. दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ध्यान से समझ लो उस चीज़ को भी, कि अगर कभी भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स? तो डायगोनल एलिमेंट्स हम ये कह सकते हैं कि those Aij for which I is equal to j, वो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जहां पर I और j इक्वल हो जाएंगे. अब आप देखो कहां कहां पर इक्वल आ रहे हैं. 1 1 I और j इक्वल है, 2 2 I और j इक्वल है, 3 और 3. तो ये तीन जो हैं इन्हें हम कह सकते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट हैं. ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स नहीं हैं क्योंकि इसमें I और j इक्वल नहीं है. तो डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये है कि those Aij for which I is equal to j, they are called diagonal elements. So this is how we can define diagonal elements in a matrix. ठीक है, ओके. चलो, तो आप ये ध्यान रखोगे कि ये वाले देखने में डायगोनल लग रहे हैं बट दे आर नॉट कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट सिर्फ यही होता है. दिस इज कॉल्ड द मेन डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, we have different type of matrices. the first one is row matrix. row matrix का मतलब बेसिकली जिसके अंदर एक ही रो हो. ठीक है, अगर मैं ये कह दूं एक मैट्रिक्स है 1 7 9, ये एक रो मैट्रिक्स है. ठीक है, एक ही रो है. कॉलम कितने भी हो सकते हैं. इसमें मैंने कितने कॉलम बनाए? इसमें 3 कॉलम है, 2 भी बना सकते हैं. मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 1 5, ये भी रो मैट्रिक्स है. ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या है? 1/3. इसका ऑर्डर 1/3. इसका ऑर्डर 1/2. 1 रहेगा पहला एलिमेंट क्योंकि नंबर ऑफ रोज तो 1 ही है. तो अगर नंबर ऑफ रोज सिर्फ एक हो, कॉलम जितने मर्जी हो, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. सेम वे कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिसमें हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा. रो मैट्रिक्स मैंने क्या बताई है? हैविंग ओनली 1 रो. एक रो है अगर किसी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, और अगर सिर्फ एक कॉलम है तो वो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स में रोज जितनी मर्जी डाल दो, 5 7. ठीक है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है. ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या है? 3/1. इसका ऑर्डर क्या है? 2/1. तो जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर लिखते समय m/n में, तो n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को. कॉलम सिर्फ एक ही होगा. इसमें रोज एक ही थी, तो रो एक है तो रो मैट्रिक्स, कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स. या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि रो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 × n. रो एक है, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं. कॉलम मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? m × 1. कॉलम एक है, रो जितनी मर्जी हो सकती है. ठीक है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं, दैट इज व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको बताया
कि अगर एक मैट्रिक्स है m बाय n ऑर्डर की, तो इसमें m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। बट अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हो जाए, m और n इक्वल हो जाते हैं, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे इसमें 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, जैसे इसमें 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, वो आपको खुद ही दिमाग में सोच कर रखनी है, आपको समझ आ जाएंगी कि अगर मैं ये कह दूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूंगा उसके, इसके कितने बन रहे हैं, 9। मान लो 4x4 की मैट्रिक्स होती है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 16। 5x5 की मैट्रिक्स होती है, 25। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट विल ऑलवेज बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सभी परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं। अगर आप इसे देखोगे, ये तो 6 एलिमेंट्स है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट परफेक्ट स्क्वायर उसी में होते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज और कॉलम इक्वल है, और मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर आंसर आएगा ही आएगा अगर रोज और कॉलम इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने पे, है ना। ठीक है, तो फिर से एक बार नटशेल में समझते हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होते। ठीक है, चलो एक और बात बता देता हूँ आपको। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है, ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी आगे देखते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। जीरो मैट्रिक्स, पर जीरो मैट्रिक्स से पहले चलो जीरो मैट्रिक्स ही बता देते हैं पहले। जीरो मैट्रिक्स का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो ऑर्डर 2x2 बनाया हुआ है इन्होंने, सभी एलिमेंट जीरो है, मैं कुछ भी कह दूँ, मैं कह देता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है इसका, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो 2x4 की मैट्रिक्स बनाई है, एवरी एलिमेंट इज जीरो। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, कुछ भी कह लो। नाम में कुछ नहीं रखा, नहीं नाम में रखा है, यहाँ पे हम नाम की बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, शेक्सपियर हर जगह सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, बट सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स। इसके आगे आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। अब ये अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। डायगोनल मैट्रिक्स से पहले मैंने अभी आपको बताया कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी, दोज aij फॉर विच i इज इक्वल टू j, दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल मैट्रिक्स वो है अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। जैसे इसमें देखो, डायगोनल एलिमेंट्स ये 3 है, ये तीनों तो जीरो नहीं है, ये तीनों नॉन जीरो है, बट इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स दे ऑल आर जीरो। तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। मान लो मैं ऑर्डर कुछ और रख देता हूँ, ऐसा कह देता हूँ 7 1 5 9, और बाकी सब एलिमेंट जीरो। दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब जीरो होने चाहिए, तो ये मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 4x4 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 3x3 है। अब आप ध्यान से देखो, वही बात जो मैं कहने वाला था कि डायगोनल मैट्रिक्स तो तभी बनेगी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो एक बात याद रख लेना, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होगी ही होगी। ठीक है ना, डायगोनल तभी एग्जिस्ट कर पा रहा है। बात समझ आ गई। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो स्क्वायर ही होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, पर उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। बट डायगोनल मैट्रिक्स में ये कंफर्म है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब एलिमेंट जीरो होने चाहिए। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट उसकी एक स्पेशल टाइप है। अगर मैं कह दूं एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स बनाई जाए जिसके सभी डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, चाहे कुछ भी हो, 7 7 7 2 2 2 3 3 3 5 5 5, तो उस टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड रिमेनिंग बाकी सभी एलिमेंट्स तो जीरो होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होती है या हर डायगोनल स्केलर होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होना चाहिए कि हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होगी, क्योंकि इसमें डायगोनल की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। बट हर डायगोनल स्केलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स मे और मे नॉट बी स्केलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 हो और बाकी सब 0, तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अभी आप कहोगे सर आपने ऐसा तो मेरे को स्केलर में भी बताया। मैंने स्केलर में आपको कहा है कि सभी डायगोनल सेम होने चाहिए। वो कुछ 2 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 3 कुछ भी हो सकते हैं, बट ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। तो अगर सभी डायगोनल एलिमेंट सेम है
और बाकी सब जीरो है तो वो स्केलर है। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे, इसके अंदर सभी डायगोनल सिर्फ 1 के इक्वल हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, सभी डायगोनल 1 और बाकी सब एलिमेंट जीरो। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये बात समझ आ गई? तो अगर मैं पूछूं हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर होती है या हर स्केलर आइडेंटिटी होती है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बन गया। हर आइडेंटिटी स्केलर होगी या हर स्केलर आइडेंटिटी होगी? हर आइडेंटिटी स्केलर होगी, पर हर स्केलर तो आइडेंटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आइडेंटिटी जो है वो स्केलर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हैं और बाकी सब जीरो। बट हर स्केलर तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, हर डायगोनल एलिमेंट्स 1 तो नहीं है। बात समझ आ गई? तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल, एवरी आइडेंटिटी स्केलर, एवरी आइडेंटिटी इज डायगोनल। बात समझ आ गई ना? चलो, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्केलर मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की ही सब टाइप्स हैं। चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है? ये भी डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगी। आप ये समझ लो अगर डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो आप ध्यान से देखो ये नीचे वाले जीरो हो गए और ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो आ रहे हैं। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपर ट्रायंगल बन रही है। और अगर कभी डायगोनल के ऊपर वाले जीरो आ रहे हैं और नीचे वाले सारे नॉन जीरो आ रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी आप यही कह सकते हो कि ये भी स्क्वायर में ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। हाउ कैन वी फॉर्म अ मैट्रिक्स? एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है? आपसे कुछ भी ऐसा लिखा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स इन विच, आपको कोई डेफिनेशन गिवन होगी, इन विच एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज aij इज इक्वल टू आई प्लस जे। इस टाइप की डेफिनेशन गिवन है 2x3 की मैट्रिक्स बनानी। तो सबसे पहले आपको ये पता है 2x3 की मैट्रिक्स कैसे बनेगी। 2 रोज एंड 3 कॉलम, A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। ये एक मैट्रिक्स बना दिया हमने, ए मैट्रिक्स। ठीक है, और अब हमें क्या करना है? वी नीड टू फॉर्म दिस मैट्रिक्स जिसमें डेफिनेशन ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। अब ए आई प्लस जे है तो A11 क्या होगा? दैट विल बी 1 + 1। A12 क्या होगा? 1 + 2। A13 क्या होगा? 1 + 3। जो भी डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम ऑपरेशन लगाते रहेंगे। A21 क्या होगा? 2 + 1 3। A22 क्या होगा? दैट विल बी 2 + 2 4 एंड A23 दैट विल बी 2 + 3 5। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी 2 3 4 3 4 एंड 5। दिस इज मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का मतलब हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाई है जो 2x3 ऑर्डर की है, जिसके अंदर एलिमेंट्स कैसे डिफाइंड है? ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आई प्लस जे ही रहेगा। लेट से अगर डेफिनेशन होती आई माइनस जे, तो मैंने जो प्लस किया उसकी जगह माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लाई होता मल्टीप्लाई करते, जैसा भी ऑपरेशन गिवन होगा यू हैव टू परफॉर्म दैट वे ओनली। जैसा एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स आर डिफाइंड दिस वे। ओके, तो 3x2 की मैट्रिक्स मतलब 3 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि मैट्रिक्स ए कुछ ऐसी होगी, A11, A21, A31। ये मैंने पहला कॉलम बनाया और रो मुझे 2 ही रखनी है, तो A12, A22, A32। ठीक है, रोज मेरे को 3 रखनी है और कॉलम 2 रखने हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स बन गई है हमारे पास। 3 रोज 2 कॉलम, टोटल नंबर एलिमेंट 6 होने चाहिए थे, मैंने 6 ही बनाए हैं। बात समझ आ गई है? और इसका नाम ध्यान से देखना, मैंने आपको नाम कैसे लिखना है एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन बता दी है। ए आई जे वो एलिमेंट होता है जो ith रो में होगा, jth कॉलम में। तो इसे A31 क्यों का है? बिकॉज इट इज इन 3rd रो एंड 1st कॉलम। चलो, अब आपको डेफिनेशन क्या गिवन है? ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो मैं आपको हमेशा फिर वही बात आज फिर से समझाता हूँ कि आप सभी एलिमेंट को डायरेक्टली मत लिखना, हर एलिमेंट को निकाल के दिखाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाय चांस एग्जाम में आपका कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट गलत निकल गया है, कैलकुलेशन में गलती हो गई है, बाकी एलिमेंट्स के मार्क्स तो मिलेंगे ना। तो आप सारे एलिमेंट निकाल के दिखाओगे। A11 क्या बनेगा? 1 + 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इट विल बी 2 ओनली। A12 क्या बनेगा? 1 + 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 9/2।
A21 will be 2 plus 1 square divided by 2, 9 by 2. A22, it will be 2 plus 2 square divided by 2, 8. A31 will be 3 plus 1 square divided by 2, 8. A32 will be 3 plus 2 square डिवाइड बाय 2, 25 बाय 2. ठीक है, तो ये 6 एलिमेंट हमने निकाल दिए हैं. इसको पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है, आप फ्रैक्शन में ही रहने दो और यू जस्ट प्लेस देम हियर. तो A11 की वैल्यू थी 2, A12 था 9 बाय 2, A21 was 9 by 2, 22 was 8, A31 was 8, this was 25 by 2. So this is your matrix A. This is how we form a matrix. अगर आपको एक डेफिनेशन गिवन है, कोई डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, आई प्लस जे का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 गिवन था यहाँ पे, ऐसा कुछ भी डेफिनेशन गिवन होगी और ऑर्डर गिवन होगा तो यू कैन इजीली फॉर्म अ मैट्रिक्स आउट ऑफ इट. मेरे ख्याल से इसमें कोई डील बड़ी नहीं है और आप ये सब मैनेज कर सकते हैं. चलो नेक्स्ट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. दो मैट्रिसेस दे रखी हैं आपको A और B. इफ आई से वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B, they can be added and subtracted if and only if they have same order. दो मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होगा. अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैं उन दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है. जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूँ ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये एक और मैट्रिक्स है 0 1 5 एंड 6. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 बाई 2. इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करने पे क्या ऑर्डर है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गए. 1 और 0 को ऐड करेंगे 1, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3, 3 और 5 को ऐड करेंगे 8, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10. मतलब ये है दो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है. सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे. और जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी वही रहेगा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है. बात समझ आ गई, बहुत सिंपल सी बात है. अभी तक आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, हम नंबर को अरेंज कर रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो भी खैर हम आए नहीं मल्टीप्लिकेशन पे, प्लस माइनस करना है, कंपेयर करना है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है. बट आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखना है जो साइड बाय साइड हम कवर करते रहेंगे. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी क्या है. पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, A प्लस बी निकालें या B प्लस ए निकालें, तो वो एक ही बात होती है. तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात बता दी आपने, ये तो मुझे पता ही है. बट देखो हम कभी भी कोई अलजेब्रा पढ़ते हैं तो हर अलजेब्रा के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने ऑपरेशंस होते हैं. ये एक मैट्रिक्स अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं बेसिकली हम, कि मैट्रिसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, ठीक है ना. तो जरूरी नहीं है कि जो एडिशन आप आज तक पढ़ते आए हो नंबर्स की वैसे मैट्रिसेस में भी हो. हाँ, बट कॉम्यूटेटिव लॉ वैसा ही है. आप A प्लस बी निकालो या B प्लस ए निकालो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग इन केस ऑफ मैट्रिसेस. सो वी कैन से मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर, ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ. सेकेंड पॉइंट इज एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव का मतलब ये है कि आप A प्लस बी में C ऐड करो या B प्लस सी में A ऐड करो, बात सेम ही है. आप पहले दो मैट्रिक्स का सम करो, उसमें थर्ड मैट्रिक्स ऐड करो, या फिर सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को ऐड करके उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर. दिस इज एसोसिएटिव लॉ. और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है A, तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब जीरो मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की आपको जीरो मैट्रिक्स भी मिल जाएगी. मैंने आपको बताया कि जीरो मैट्रिक्स के लिए तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो स्क्वायर ही होनी चाहिए. तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स A एग्जिस्ट कर रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक जीरो मैट्रिक्स होगी ही होगी, ठीक है. जैसे मान लो मैं आपको ये कह देता हूँ कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 0 0 0. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब किसी ऐसे एलिमेंट, किसी ऐसी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए जिससे मैट्रिक्स सेम की सेम रहे, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो. तो ये लो, ये तो एडिटिव आइडेंटिटी की कौन सी है ये. तो फॉर एवरी मैट्रिक्स वॉट एवर द ऑर्डर में बी, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स. मतलब 0 0 0 0 किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ठीक है. नेक्स्ट, एडिटिव इनवर्स. हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. एडिटिव इनवर्स का मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसके सभी एलिमेंट का नेगेटिव. एडिटिव इनवर्स बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे 1 2 3 4 मैंने एक मैट्रिक्स ली, इसका एडिटिव इनवर्स होगा
-1 -2 -3 एंड -4। एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना जिसको ऐड करने से ये 0 बन जाए सभी एलिमेंट्स, तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी कांस्टेंट से, मान लो मैं आपको ये कह देता हूँ मुझे ये 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो होगा क्या, ये 2 इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी 2, दिस विल बी 4, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 8। 2 4 6 एंड 8। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैं किसी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सेम वे अगर आप के को मल्टीप्लाई कर रहे हो ए प्लस बी से, तो के ए से भी मल्टीप्लाई होगा, बी से भी होगा। ऐसे ही के प्लस एल, यहाँ के और एल दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो के भी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है और एल भी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आई होप ये जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, ये क्लियर है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। आपको दो इक्वेशंस गिवन है, यहाँ पर x और y जो है वो मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टू इक्वेशंस आर गिवन, वन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 एंड द सेकंड इज 3x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 2 -2 -1 एंड 5। और आपको इन दोनों मैट्रिसेस x और y मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। हाउ वी कैन डू दैट, आप एक काम करो, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 से, y सेम हो जाएगा ना। तो क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन विल बी 4x प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 4 6 8 और 0। इसके सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, इट विल बी 9x प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 6 -6 -3 एंड 15। अब हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए ताकि ये y वाला टर्म कट जाए। वी आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ 5x, किसके इक्वल आ रहा है, 4 -6 इट विल बी -2, 6 -6 इट विल बी 12, 8 -3 11, 0 -15 -15। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी -1/5, या फिर आप 1/5 लिख लो, माइनस साइन अंदर ले जाते हैं, 2 -12 -11 एंड 15। ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास x मैट्रिक्स। अब x को आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसी भी क्वेश्चन में डाल लो एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y मैट्रिक्स आल्सो। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर फ्रेम किए जा सकते हैं। आपको पहले किसी एक कोएफिशिएंट को सेम बनाना, लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, अकॉर्डिंगली यू जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, अदर मैट्रिक्स। तो x मैट्रिक्स आ गई, सब्स्टिट्यूट करके आप y भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी हम कुछ चीज़, वो कहते हैं ना, लीक से हटकर कोई चीज़ समझते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो एडिशन तो आपको सिंपल है कि जैसे जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते जा रहे थे, कोई बड़ी डील नहीं थी। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, देखो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैंने आपको एक बात बताई कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, बल्कि ये ज़रूरी है कि दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं अगर इसका ऑर्डर m/n हो और इसका ऑर्डर n/p हो। मतलब ये दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। ये दो चीज़ें क्या हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये दो एलिमेंट सेम होंगे तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको ये कह देता हूँ, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 2, और अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है, तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, और ऐड तो हम सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को कर सकते हो जिनका ऑर्डर सेम होगा। हाँ, बट क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है इन्हें। ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, ये दो एलिमेंट सेम आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी सी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर ये होता है m/p। बात समझ आई। तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, 2/3 ऑर्डर की, a11 a12 a13 a21 a22 a23।
ऐसी मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। ये बात समझ आ गई हमें। बट वो बनेगी क्या, ये तो मुझे पता लग गया कि 2/3 ऑर्डर की बनेगी। कैसे निकालेंगे सभी एलिमेंट्स को, तो वो भी नाम से पता चल रहा है। A11 का मतलब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। नाम से पता चल रहा है ना, 1 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, तो पहले एलिमेंट को पहले से 1 प्लस दूसरे को दूसरे से 4, दैट्स इट। A12 नाम से पता चल रहा है कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से। A13 नाम से पता चल रहा है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले से प्लस दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, 3 + 4। ऐसे ही A21 कैसे आएगा, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो इट विल बी 3 + 8, 6 + 4। A23 विल बी 9 + 8। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। क्या बन रही है, 5 4 7 11 10 एंड 17। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आ रही है दैट इज दिस मैट्रिक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आता है, और मल्टीप्लिकेशन तो आपका शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर किसी भी में भी बन सकता है। एक चीज़ जो समझने वाली है, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स एडिशन जो होती है कॉम्पिटिटिव होती है, आप A + B निकालो या B + A निकालो, एक ही बात होती है। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होती। AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल। ठीक है, AB और BA इक्वल हो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि कई बार तो ऐसा होगा ना कि प्रोडक्ट डिफाइंड भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये मैट्रिक्स जो थी, इसको मैं A कह दूँ और इसे B कह दूँ अगर, तो यहाँ पर A और B का प्रोडक्ट डिफाइंड था। बट अगर मैं B और A को मल्टीप्लाई करने लगूँ, B ऑर्डर है 2/3, A का ऑर्डर है 2/2, तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती क्योंकि ये दो एलिमेंट सेम नहीं आ रहे। तो मैं तो कह सकता हूँ कि इनका प्रोडक्ट ही डिफाइंड नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इनको मल्टीप्लाई कर पाना। ठीक है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर AB का प्रोडक्ट निकल रहा है तो BA का प्रोडक्ट भी निकले ही निकले। और चलो मान लो निकल भी रहा है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि निकलने पे वो दोनों सेम आएंगे ही आएंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटिटिव, हाँ एडिशन कॉम्पिटिटिव होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले तो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मैंने आपको बताया था एडिशन में भी, दो मैट्रिसेस पहली दो को मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करो, या अगली दो को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई, पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, तो वो सेम रहेगा। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनका ऑर्डर आगे पीछे नहीं करना है। ऐसा मत कर देना B और C को मल्टीप्लाई करके आप A को इस साइड ले, नहीं, इसी जगह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जहाँ भी लिखा होता है उसका मतलब होता है दो ऑपरेशन यूज होंगे, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों, मल्टीप्लिकेशन एडिशन इकट्ठी हो रही है। A को B + C से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी AB + AC, A + B को C से करेंगे तो AC + BC। सिंपल सी बात है, बट मैं यहाँ इसलिए मेंशन किया कि ये रूल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जिस्ट करता है, वैसे बाकी तो आप पढ़ते आ ही रहे हो बचपन से। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0 0, हर जगह हर एलिमेंट 0 होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है, मान लो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस विल बी दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे वो मैट्रिक्स सेम की सेम रहे। आप आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, A को मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यू विल गेट A। B को मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, यू विल गेट B। और किसी भी ऑर्डर में करो, चाहे I को A से करो तो भी A ही आएगा, I को B से करो तो B आएगा। आइडेंटिटी का मतलब मैट्रिक्स का 1 हो गया ना, जैसे 1 जो होता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो मैट्रिक्स का 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर, ओके। चलो ये क्वेश्चन, अच्छा एक और चीज, अब अगर आपको कहा जाए A² निकालना है तो A² का मतलब होता है आप A मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करो। यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जब हम A² A³ कोई भी इंटेग्रल पावर है A की, अगर वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में आप A² A³ A⁴ ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकते हो।
तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर निकालो, तो मेक श्योर कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर ही होनी चाहिए। रेक्टेंगुलर के केस में आप ए स्क्वायर ए क्यूब नहीं निकाल सकते हो। और स्क्वायर निकालने का मतलब ऐसा मत कर देना, मैं चेक कर रहा था एक बच्चे ने कॉपी में किया हुआ था कि हर एलिमेंट का स्क्वायर कर देना। नहीं 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 नहीं, ए स्क्वायर का मतलब आप ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक ऑर्डर यहाँ भी 2/2 है, यहाँ भी 2/2 है, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और मैट्रिक्स आएगी किस ऑर्डर की? 2/2 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो पहला एलिमेंट कैसे निकलेगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 9 - 8 इट विल बी 1। देखो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आपकी कमांड उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसमें मैट्रिसेस के केस में तो मैं आपको यही कहूँगा, मल्टीप्लिकेशन आपके लिए नया टॉपिक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं वो पहली बार हमें मुश्किल लग सकती है, बट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें। मैं पहली बार साइकिल चलाना सीखा था ना, तो मैं नीचे पैडल देखता था कि पैडल लग रहे हैं नहीं लग रहे, है ना, क्योंकि पहली बार सीखा था और गिर भी जाता था, मुझे लगता था कितना मुश्किल टास्क है ये। बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप रोज़ शाम को साइकिल चलाने निकल जाओ, तो थोड़े दिन बाद आप वही साइकिल चलाते रहते हैं, कान पे फ़ोन भी लगा लोगे, बातें भी करते रहोगे, इधर उधर देखते भी रहोगे, है ना, और साइकिल भी चलती रहेगी। तो सेम होल्ड्स विद दी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। हो सकता है कि आपको पहली बार मल्टीप्लाई करते हैं मुश्किल लगे, बट मुश्किल काम नहीं है ये। अब दूसरा एलिमेंट निकालना है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -6 + 4 -2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 12 - 8 4 -8 + 4 -4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई, ए स्क्वायर आ गया। अब आपको गिवन है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है? k × a - 2i। तो ए स्क्वायर मतलब 1 - 2 4 - 4, इसको किसके इक्वल डालना है? k × a। इस मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? 3k -2k 4k एंड -2k। ये k × a -2i, आइडेंटिटी को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2। तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट भी करूँ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं, वी कैन से 3k - 2 -2k 4k एंड -2k -2। ठीक है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में सेम आ गई। अब अगर ये एलिमेंट सेम है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। वी कैन से 1 शुड बी इक्वल टू 3k - 2। तो 3k - 2 को 1 के इक्वल डाल देते। 3k क्या आएगा? इट विल बी 3, k की वैल्यू 1 आ गई। जरूरी नहीं है पहले किसी को भी डालो, आप -2 को डालो -2k के इक्वल, आ तो सेम ही आंसर है वहाँ से भी, k तो 1 ही आएगा ना। किसी को भी डालो, कॉरस्पॉन्डिंग 4 को 4k डालोगे कि 1 ही आएगा। तो बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर k मिसिंग वैल्यू थी और उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बस इसमें जो समझने वाली बात है वो आपको ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटेग्रल पावर हो किसी भी मैट्रिक्स की, ए स्क्वायर ए क्यूब कुछ भी निकाल रहे हो, वो तभी पॉसिबल है अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के वो सब निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फाइंड अ मैट्रिक्स x सो दैट x × 1 2 3 4 5 6 इसके इक्वल है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे यही नहीं पता कि x का ऑर्डर क्या है। ठीक है ना, x के बारे में इंसान जब से बड़ा होना शुरू होता है ना, तो उसको x की चिंता होने लग जाती है। तो x के बारे में हम यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि x का ऑर्डर क्या होगा, x का ऑर्डर कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो लेट्स से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज m/n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो मुझे दिख रहा है, क्या ऑर्डर है? 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर है 2/3। और जो मैट्रिक्स मिल रही है उसका ऑर्डर भी है 2/3। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी हो पाएंगे अगर ये दो एलिमेंट सेम हो। इसका मतलब n क्या होगा? 2 होगा। इतनी बात तो मुझे समझ आ गई, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो तभी हो पाएंगे अगर ये दो एलिमेंट सेम हो गए। इसका मतलब n तो हमारा 2 के इक्वल है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर मिलता है वो हमें मिलता है m/3 का, और मिल क्या रहा है? 2/3 का। मतलब m भी किसके इक्वल हो गया? m भी 2 हो गया। तो m भी 2 है, n भी 2 है, इसका मतलब x मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2/2। x हमारे पास 2/2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ कि x मैट्रिक्स जो है दैट इज A B C D, और इसके साथ
1 2 3 4 5 6, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ रहा है -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें, क्या बचेगा, इसको रो को कॉलम से करना है, a प्लस 4b, 2a प्लस 5b और 3a प्लस 6b, फिर c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d, दिस इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास ये इक्वेशन बन गई है a और b में, वी कैन से a प्लस 4b दिस इज इक्वल टू -7 और 2a प्लस 5b दिस इज इक्वल टू -8। तो पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, है ना, क्या बन जाएगा हमारे पास, 2a प्लस 8b इज इक्वल टू -14, 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, दिस विल कैंसिल आउट, 3b इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू -2, b की वैल्यू -2 अगर मैं यहाँ डालूँ तो a क्या आ जाएगा, a विल बी 1, a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू -2 आ रही है। चलो अब हम cd निकालते हैं, c प्लस 4d इज इक्वल टू 2, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनाएगा 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट कर दो, 3d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू आ गई 0। अब d अगर 0 है, ठीक है, d की वैल्यू 0 पुट करो तो c कितना आ जाएगा, c विल बी 2। तो इसका मतलब जो आपकी x मैट्रिक्स बन रही है that comes out to be a is 1, b is -2, c is 2 and d is 0। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट वैल्यू आ गई है मैट्रिक्स x की। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आपसे x मैट्रिक्स की वैल्यू पूछी जाए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पहले ये देखना है कि x का ऑर्डर क्या रहेगा। x का ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो मैंने आपको समझाया है, पहले n निकाल लिया, उसके बाद m, ठीक है, m और n की वैल्यू आ जाएगी, x का ऑर्डर पता लग गया। नाउ यू कैन जस्ट सपोज एनी वैल्यूज, मैंने a b c d मान ली 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके जा रहा है एंड कंपेयरिंग वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ a b c एंड d। क्लियर है, चलो नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का, जैसे आप ये समझ लो कि अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है कोई 1 2 3 2 4 5, ऑर्डर क्या है इसका 2/3, और अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, ए टी लिख लो या ए डैश लिख लो, बात एक ही है। आप इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दोगे, कॉलम को रो में, 1 2 3 2 4 5, ऑर्डर बन जाएगा इसका 3/2। तो अगर एक मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की है, ट्रांसपोज देने पे उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा n/m। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट करते समय। ठीक है, तो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स 3/2 बन जाएगी। कुछ प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हो तो वो हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अगर ए बी का ट्रांसपोज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो उल्टा हो जाता है, इट विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नॉट ओनली इन केस ऑफ टू मैट्रिक्स, मान लो 3 भी होती, ए बी सी का ट्रांसपोज करोगे तो इट विल बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, के इंटू ए का ट्रांसपोज किया जाए, के ए स्केलर है तो के तो वैसे रहेगा, ए का ट्रांसपोज होगा और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए बन जाता है। ये 4 ऑपरेशंस हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वही बात है जो मैंने बताई अभी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे दोबारा से ए, आपको सोचो ना 2/3 की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया 3/2 बन जाएगी, उसका फिर से ट्रांसपोज किया फिर 2/3 बन जाएगी। यहाँ आपने रो को कॉलम में किया था, कॉलम को रो में, फिर से चेंज करोगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज वही हैं और ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी चाहे आप 3 हो 4 हो, जितनी मैट्रिक्स हो, कि अगर आप ट्रांसपोज करो तो रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, क्या होती है
symmetric matrix, we can say that a square matrix A is called symmetric. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए। मतलब क्या हुआ, जैसे आप ये समझो ए एक मैट्रिक्स है, मैंने बना दिया 1 2 3 2 3 4 5 5 और 6, स्क्वायर होनी ज़रूरी है। स्क्वायर होनी क्यों ज़रूरी है, तभी तो अगर n बाय एन होगा तो ट्रांसपोज भी n बाय एन ही आएगा ना, ऑर्डर सेम रहना ही चाहिए जब मैट्रिक्स सेम बनानी है तो, ठीक है। मतलब आप ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स में ये कह सकता हूँ कि जो ए आई जे होगा दैट शुड बी इक्वल टू ए जे आई, है ना। जो A12 था वही A21 हुआ, जो A13 था वही A31 हुआ, जो A23 था वही A32 हुआ। तो अगर मैं रैंडमली कोई मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो मैं कह दूँ मैंने ABC लिख दिया यहाँ पर, तो अगर B लिखा है B यहाँ लिखेंगे, C लिखा है C यहाँ लिखेंगे, सेम बनाने हैं। यहाँ D लिख दो, अगर यहाँ E लिखा है तो E यहाँ लिखें, यहाँ F लिख दो, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन गई, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे दोबारा से ये मैट्रिक्स बन जाएगी। So basically any square matrix in which Aij is equal to Aji for all values of I and j, or we can say if in a square matrix A transpose is equal to A, तो वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगली कहानी है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called स्क्यू सिमेट्रिक। उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक तब कहेंगे अगर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जी आई हो, ठीक है। या फिर आप ये कह दो कि ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं, सभी डायगोनल जीरो होंगे। अब यहाँ 1 डाल दिया तो यहाँ -1, यहाँ 2 डाल दिया तो यहाँ -2, यहाँ 3 डाल दिया तो यहाँ -3, ये बन गई सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज करोगे इसके नेगेटिव के इक्वल आए, कोई भी ऑर्डर हो सकता है पर रहेगा स्क्वायर ही। मान लो मैं 2/2, अगर मैं ये 0 0 डालने पड़ेंगे, यहाँ 7 तो -7, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, और यहाँ पर था ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो अगर ए आई जे और ए जे आई इक्वल हैं दैट इज स्क्वायर, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन टू यू और ए डैश इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल है। तो क्या कर सकते हैं हम इस केस में, देखो ए डैश, जस्ट अ मिनट, ए डैश का मतलब 0 to y z x y माइनस z x माइनस y z, ठीक है। ये हमने ये ट्रांसपोज निकाल लिया इनटू ए हैड 0 to y z x y माइनस z एंड x माइनस y z। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, पहले इस रो को इस कॉलम से करेंगे, 0 + x² 2x² बनेगा, फिर ये 0 + xy माइनस xy 0, ये भी 0, फिर ये बनेगा 4y² + y² + y, देखो इसमें तो 0 बनेगा, ये 6y², ये 0, फिर ये 0 होने वाला है, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 3z², ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, यही आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन से कि 2x² 1 के इक्वल आ रहा है, तो x विल बी ±1/√2। 6y² ये भी 1 के इक्वल आ रहा है, तो y विल बी ±1/√6, और 3z² ये भी 1 के इक्वल आ रहा है, तो z विल बी इक्वल टू +-1/√3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y और z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल डील नहीं है, जो भी रिलेशन गिवन है आपको a डैश इंटू ए आइडेंटिटी गिवन है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस, और उसके बाद हम x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको गिवन है दैट इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी माइनस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करके दिखाना है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए डैश ए के इक्वल होगा और बी डैश बी के इक्वल होगा, है ना। ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। और अब हमें ए बी माइनस बी ए को चेक करना है, तो हम ए बी माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। वो आएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बी डैश ए डैश, ये भी उल्टा हो जाएगा, ए डैश बी डैश, बी डैश बी के इक्वल ए डैश ए के इक्वल, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आएगा ए बी माइनस बी ए। तो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, करना क्या है, बेसिकली आपको चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका ट्रांसपोज दे दो। अगर उसका ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी। यही हमने प्रूव करके दिखाया। देखो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए कि ए बी डैश और बी ए डैश जब आप मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज लेते हो तो वो रिवर्स हो जाता है ना, हमने भी डिस्कस किया ये प्रॉपर्टीज को। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट अगेन इज एन इंपॉर्टेंट वन। द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, हमें ये प्रूव करना है कि बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगी अगर ए सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। दैट मीन्स दिस डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ ए वेदर इट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहला केस ले लेते हैं, केस वन, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो वी कैन से ए डैश इज इक्वल टू ए। अब हम बी डैश ए बी को चेक कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो उल्टा हो जाता है, बी डैश ए डैश एंड बी डैश डैश। तो बी डैश ऐसे रहेगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आएगा। अब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, फिर केस टू लेते हैं। केस टू में वी आर गोइंग टू सपोज व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस केस में क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, है ना। और हमें बी डैश ए बी को चेक करना है, तो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज उल्टा हो जाएगा, बी डैश ए डैश और फिर बी डैश डैश। बी डैश ऐसे रहने दो, ए डैश को माइनस ए लिखेंगे और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी। इसका ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो हमने प्रूफ क्या किया है यहाँ पे, हमने यही प्रूफ किया है कि अगर बी ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है। So that means B dash AB completely depends on value of A. If A is symmetric तो B dash AB भी symmetric है, और A skew symmetric है तो B dash AB भी skew symmetric है। ठीक है, I hope this is clear to you। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स दिस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। करना क्या होता है, देखो आपको एक नटशेल में एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रूल ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस आउट ऑफ विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें से कि एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब अगर आप सिमेट्रिक निकालना चाहो P तो वो होता है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना चाहो Q तो वो होता है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। दोबारा समझो कॉन्सेप्ट क्या होता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, और यू कैन से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस आउट ऑफ विच वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम यहाँ पर P को सिमेट्रिक कंसीडर कर रहे हैं और Q है स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है तो वो होती है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक होती है हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। चलो पहले P कैलकुलेट करते हैं। 1/2 A मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 5 माइनस 1 2, और A डैश क्या होगा 1 माइनस 1 5 2। 1/2 इन्हें कैलकुलेट करें, 2 4 4 और 4, इट कम्स आउट टू बी 1 2 2 एंड 2। दिस इज P मैट्रिक्स। ऐसे Q कैलकुलेट करते हैं। 1/2 A मैट्रिक्स है 1 5 माइनस 1 2 माइनस
ए ट्रांसपोज विल बी 1 -1 5 2। कितना बनेगा ये 0 6 -4 नॉट -4 इट इज़ -6 और 0। तो ये बन रहा है 0 3 -3 0। ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, आप वेरीफाई करके देख सकते हो यहाँ पर पी डैश पी के इक्वल आ रहा है और क्यू डैश माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब पी कैसी मैट्रिक्स है, पी सिमेट्रिक है और क्यू सिमेट्रिक है। एंड इफ आई ऐड पी एंड क्यू वी आर गेटिंग अगेन ए। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट this matrix as sum of two matrices out of which one is symmetric and other is skew symmetric. I hope this is clear. Chalo, let's move on to the next question then. Next question is okay, again very important question. ये question based है multiplication of matrices के ऊपर और एक important question है। देखो fx आपको given है, आपको prove करना है fx into fy f of x plus y। Now fx is this, तो fx इंटू एफ ऑफ वाई ये कैलकुलेट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 और एफ वाई क्या होगा, जहाँ भी एक्स है उसकी जगह वाई डाल दो, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब इन दोनों मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा, लेट्स मल्टीप्लाई देम। इस रो को इस कॉलम से करना, इट विल बी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, है ना। फिर सेकंड एलिमेंट को करेंगे तो बनेगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और ये 0। फिर ये बनेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सेकेंड एलिमेंट विल बी माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। दिस एलिमेंट विल बी 0। फिर ये बनेगा 0 0 और 0, ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसी का फॉर्मूला है, दिस इज कॉस ए प्लस बी। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो इट विल बी साइन ए प्लस बी, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो। और तीसरा एलिमेंट 0। सेम वे यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इट विल बी साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिजल्टेंट ये मैट्रिक्स मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स कंप्लीटली सेम है, बट फर्क किस चीज़ का है, फर्क है सिर्फ एंगल का। यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x है, तो वी कैन से दिस इज नथिंग बट f ऑफ x प्लस वाई। और ये तो हमें प्रूव करना था कि एफ एक्स इंटू एफ वाई दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इट्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई की है और थोड़ी सी नॉलेज आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इंपॉर्टेंट वन। 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 0, ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन है। आपको प्रूव करना है कि i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलो हम एक काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं i प्लस ए कैलकुलेट करूँ, i प्लस ए का मतलब 1 0 0 1, इसमें ऐड करना है ये ए मैट्रिक्स को 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 और 0। इनको ऐड करके क्या बचेगा 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 1। ये तो आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। ऐसे i माइनस ए क्या बनेगा, देखो अगर माइनस होता तो ये बनता 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस ऑफ tan अल्फा बाय 2 और ये 1 और cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। अब आपको अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। अच्छा, इन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, मतलब cos अल्फा
प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय टू को मैं लिख सकता हूँ कॉस अल्फा बाय टू, नो साइन बाय कॉस, साइन अल्फा बाय टू बाय कॉस अल्फा बाय टू, है ना। ओके, अब इसको करेंगे तो माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा, मतलब आप लिख सकते हो कॉस अल्फा टेन अल्फा बाय टू को साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है। ओके, इसको ऐसे, दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, माइनस का टेन अल्फा बाय टू को फिर साइन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अपॉन कॉस अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और अगला एलिमेंट बनेगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अपॉन फिर कॉस नहीं आएगा साइन आएगा, साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू एंड देन प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, बस टेन अल्फा बाय टू को साइन बाय कॉस लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब अगर आप इसका एलसीएम लो तो ये क्या बचेगा, इट विल बी cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 डिवाइड बाय cos alpha by 2, इसमें क्या बनेगा cos alpha sin alpha by 2 माइनस cos alpha by 2 sin alpha, इधर क्या बचेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय टू माइनस साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय टू, और सेम वे यहाँ क्या बचेगा, इट विल बी साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा बाय टू डिवाइड बाय कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा है, थोड़ी सी जगह कम बच रही है। तो अब आप ध्यान से अगर ये फॉर्मूला देखो, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, वो रह जाएगा अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू, है ना, कट जाएगा वन आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, इसके भी अपॉन में है ना कॉस अल्फा बाय टू, ये किसका फॉर्मूला है, साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है माइनस ऑफ साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है। इधर क्या बचेगा, साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू, और यहाँ बचेगा कॉस अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू, और ये हमें पता है कॉस बाय कॉस कट जाएगा, ये वन, ये माइनस टेन, ये टेन और ये वन, तो ये और ये तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम, ठीक है। तो इट्स जस्ट अगेन मल्टीप्लिकेशन, बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से फॉर्मूलों की नॉलेज होनी चाहिए आपको, तो मेक श्योर जब आप ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डील करते हो बेसिक फॉर्मूलेस तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड इंडिपेंडेंटली अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम आंसर बोथ द साइड्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए इज गिवन, ए मैट्रिक्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये भी गिवन है कि ए स्क्वायर आई के इक्वल है, तो पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करें। ए स्क्वायर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये इक्वल है आइडेंटिटी के। तो आप सोचो अगर ये आइडेंटिटी के, ये तो ऑलरेडी 0 0 ही आ रही हैं दोनों वैल्यूज, बट ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ये किसके इक्वल आ रहे हैं, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 0, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी डील है नहीं, बट इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगेन अ गुड वन। इफ अ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, आपको दिया हुआ एक मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी,
एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो किस टाइप की मैट्रिक्स है ये बताना है। ठीक है, चलो अब ए अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वी कैन से ए डैश इज इक्वल टू ए, क्योंकि गिवन आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑल्सो ए इज क्यू सिमेट्रिक, तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए ऑल्सो। मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2। सो इफ आई कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट विल वी गेट? वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू माइनस ए, और यू कैन से 2a इज इक्वल टू 0, और वी कैन से a इज इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। ऑप्शन बी, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो जीरो मैट्रिक्स होगी, याद रखना, बट प्रूव ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो आपके अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, आप डायरेक्टली मैट्रिसेस में कभी वो फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स अलजेब्रा एक अलग फॉर्म ऑफ अलजेब्रा है। आप ऐसा नहीं कि वो सारे फॉर्मूले यहाँ यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैट्रिसेस के अंदर ए प्लस बी, दो मैट्रिसेस दे रखे हैं होल स्क्वायर, तो आप ऐसा लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होल्ड ही नहीं करता है मैट्रिसेस के केस में, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव इन नेचर। बात समझ आ गई? तो आपको डायरेक्टली ये होल क्यू का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। बेटर आप क्या कर सकते हो, लेट्स कैलकुलेट आई प्लस ए स्क्वायर फर्स्ट। आई प्लस ए का स्क्वायर कैसे निकलेगा? आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए। इन्हें मल्टीप्लाई करो, आई को करोगे तो इट विल बी आई इंटू आई होगा, आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई ए प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये बच रहा है आई प्लस 2a, और ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के, तो ये बच गया आई प्लस 3a। गॉट इट? अब आपको आई प्लस ए होल क्यूब करना है, तो ये बचेगा आई प्लस ए होल स्क्वायर इंटू आई प्लस ए। आई प्लस ए होल स्क्वायर किसके इक्वल है? आई प्लस 3a के। इसको मल्टीप्लाई करना है आई प्लस ए से, तो ये बचेगा आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर तो हमें पता है कि किसके इक्वल है? ए के, तो ये बन जाएगा आई प्लस 7a। इसका मतलब आई प्लस ए का होल क्यूब किसके इक्वल है? आई प्लस 7a के। दैट मीन्स आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a, दिस इज इक्वल टू आई। तो ये आई के इक्वल आ रहा है, ऑप्शन सी। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आप होल क्यूब का फॉर्मूला, ऐसी चीज़ें डायरेक्टली इसमें यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मैट्रिक्स अलजेब्रा। अलग अलग तरह के अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वेक्टर अलजेब्रा की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, लीनियर अलजेब्रा अलग, तो बहुत सारे टाइप के अलजेब्रा होते हैं। बूलियन अलजेब्रा भी सुना होगा शायद, जो कंप्यूटर्स वाले बच्चे होंगे। तो ये अलग अलग टाइप के अलजेब्रा है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली होल क्यूब के फॉर्मूले यूज़ नहीं करने, इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्या है? आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन दी हुई है, यू हैव टू फॉर्म मैट्रिसेस, और उसके बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन किसी के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। हेयर वी आर गोइंग टू यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। गिवन क्या है क्वेश्चन में? अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट एंड द सेकंड पेज 7% इंटरेस्ट। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है टू डिवाइड द 30,000 सो दैट द टोटल इंटरेस्ट शुड बी 1800। आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना। अदरवाइज वैसे भी देखो, अगर मैं मान लूँ कि ये जो 30,000 है, एक बॉन्ड में मैंने x इन्वेस्ट किया है, तो दूसरे में कितना करूँगा? 30,000 माइनस x। ये फर्स्ट वाले पे जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना परसेंट है? दैट इज 5%। और सेकेंड बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 7%। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल क्रिएटिंग द ऑर्डर ऑफ दीज मैट्रिसेस, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करनी है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। तो इसका ऑर्डर अगर मैं 1/2 रख रहा हूँ, तो इसका ऑर्डर 2/1 रखेंगे ना, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा। अब आप देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किसके इक्वल है? टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 1800 के इक्वल। तो इफ आई मल्टीप्लाई देम वी आर गेटिंग 5x/100 प्लस 7/100 ऑफ 30,000 माइनस x, एंड इट कम्स आउट टू बी 1800। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 5x प्लस 21 2,10,000 माइनस 7x, दिस इज इक्वल टू 1800, और 2 0 और लगा दो। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है? -2x, और ये कितना आएगा? माइनस ऑफ
30,000, तो x की वैल्यू 15,000 आ रही है, दैट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट इक्वल 15,000 उसमें इन्वेस्ट कर दो, 15,000 रुपीज इन ईच ऑफ द बॉन्ड, सो दैट द टोटल इंटरेस्ट कम्स आउट टू बी 1800। ठीक है, देखो मैट्रिक्स एक इजी चैप्टर है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, बट आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली जब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक टाइप की मैट्रिसेस होती हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बच्चे कन्फ्यूजन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते समय गलती कर लेते हैं, है ना। और ये स्टेटमेंट क्वेश्चन दी होगी तो इससे मैट्रिक्स बनाने में, मैट्रिक्स फॉर्म करने में ये भी गलती कर लेते हैं। ऑर्डर बहुत ध्यान से देना है आपको। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो फिर तो ज़्यादा बड़ी डील है नहीं। और आज के सेशन में हमने जो भी कवर किया मैट्रिसेस में, आई वुड सजेस्ट कि यू जस्ट गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वंस अगेन, दोबारा एक बार गो थ्रू कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चन, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQs भी डील कर सकते हो, जो CBSE सैम्पल पेपर के हैं, जितने भी आपके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हैं या फिर PYQs हैं, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो दिस वाज योर वन शॉट ऑन मैट्रिसेस। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, और वी आर गोइंग टू कम अप विद मोर सच वीडियोस, मोर सच वन शॉट। स्टे ट्यून्ड विद अस, और जिसको ये सेशन अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।